ठीक है, चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं जो इनिशियली के प्रोजेक्ट की जो बेस है वो स्कोप है, क्या करना है, इसकी बेसिस पे उसकी कॉस्टिंग होगी होगी। तो इसको ये मुश्किल क्यों होती है, इसमें एहतियात करने की क्यों जरूरत होती है? इनटेंजिबल है, ठीक है, विजिबिलिटी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मकान तो कितने कमरे होंगे, यहाँ पर इनटेंजिबल है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस की थिंकिंग, बिजनेस की नॉलेज एक डिफरेंट माइंडसेट है, और टेक्नोलॉजी जो आप है वो माइंडसेट डिफरेंट है। तो अगर आप उसकी तरह नहीं सोचते हैं तो स्कोप को सही तरह से लॉक नहीं कर पाएंगे, और वहाँ डिसएग्रीमेंट आएगा और एक्सपेक्टेशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, वो किसी और तरह से सोच रहा है, आप किसी और तरह से सोच रहे हैं। तो इसको डिटेल आउट करना, उसमें डॉक्यूमेंट करना और कस्टमर से पूछ लेना कि यही चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यानी कोई चीज मिस हो जाए कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम हो जाएगी। अगर ये सब आप ना करें तो हो सकता है रिक्वायरमेंट आपकी 70% सही हो, लेकिन अगर ये चीजें कर लें तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट 92-93% सही हो जाए। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। तो हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी। हमने कहा रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन, फिर हमने कहा स्कोप लॉक करो, और लॉक करने में मुश्किल हो रही है तो WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिटेलिंग कर लो। ठीक है, तो ये हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, तो इसमें इसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वही चीज जो मैंने पिछले डायग्राम में बनाई वो यहाँ से लिखी हुई थी। ये 1.0 कॉन्सेप्ट है, इसका 1.1, 1.2, फिर ये 1.1, 2 पॉइंट। ठीक है, ये वाली चीज है जो भी पिछली डायग्राम देखी उसी को मैंने इसको टेक्स्ट के अंदर लिख दिया। फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये 1 है, ये 1.2.1 है। ठीक है, ये देखिए 1 है, evaluate the current system, फिर ये 1.2, फिर ये 1.2 का सबसेट। तो ये क्या कर रहे हैं, डिटेलिंग हो रही है। तो ये हम यूज ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो अब क्या होगा, ये सारी चीजें, कोई चीज मिस नहीं हो पाएगी, स्कोप सही तरह से लॉक हो जाएगा। अब क्योंकि इनटेंजिबल है, विजिबल नहीं है, तो इसको एहतियात से डिटेलिंग करनी है। ठीक है ना, ताकि मैं भी वही समझूं जो कस्टमर समझ रहा है, इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं होगा और ये लॉक अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अभी उसका WBS बना दिया, गैंट चार्ट बना दिया। ठीक है, ये आपने मुझे याद है हमने लिस्ट ऑफ आइटम, ये बताया लिस्ट ऑफ आइटम आ गया 1 2 3, 1.2 1.3, और ये उसका कौन करेगा और कब करेगा। कब करेगा लिखा हुआ है, और जब आप गैंट चार्ट बनाएंगे तो उसके आगे लिखा हुआ होता है कि कौन करेगा। ठीक है, ये वही है। तो ये आपको चाहिए होता है, WBS डिटेल चाहिए होती है। ठीक है, याद आ गया आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट ऑफ आइटम के लिए डिटेल करनी जरूरी है, और डिटेल करेंगे तो फिर एग्रीमेंट आएगा कि हाँ जी ये चीज है या ये चीज नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, तो अजम्पशंस आ जाएगा, मैं तो समझा था इसमें है, और सर मैंने तो इसमें नहीं डाला था, आपने पता नहीं कैसे समझ लिया। तो बेहतर ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट कर लिया जाए क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है थोड़ा सा वो एप्रीहेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वेरीफाई करना है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेरीफाई कैसे होगा कि अगर मैं और आप का मतलब है कस्टमर यानी बिजनेस, और टेक्नोलॉजी आप लोग दोनों एक ही तरह से चीजों को देख रहे हो। अगर एक ही तरह से चीजें को नहीं देख रहेंगे तो डिसएग्रीमेंट आएगा, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो ये नहीं है। तो हम एग्री कर रहे हैं एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स, क्या होगा क्या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, ये रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट होगी, ये स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन होगा, ये फंक्शनैलिटी होगी, ये हम कर रहे हैं। अगर ये डिटेलिंग नहीं की तो फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट का ट्रेसेबिलिटी हो गया, और ये वैलिडेट कर रहे हैं डिलीवरेबल्स को। ठीक है, इसका तरीका क्या है, जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था कस्टमर उसको देख रहा है, ये वाली चीज डाल दी आपने, ये वाली चीज डाल दी आपने, ये वाली इंस्पेक्शन एंड रिव्यू। ठीक है, तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, इसमें दोनों का एक तरह से देखना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बिजनेस और BA का। अब जरा इसको गौर से पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग,
देखिए, एक प्रोजेक्ट अभी हमने देखा था उसका अमेजोन का, कि कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी, मुझे समझना पड़ा, डिटेल लेनी पड़ी, फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो गई, फिर मैंने और डिटेल ली, तो मुझे सारी चीज़ें पता चल गई, मुझे 3-4 दिन लगे उनको सारी चीज़ें करने में। तो वी कैन हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, तो उसको डॉक्यूमेंट करना और एक दूसरे को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देर आर टू पार्टीज, एक जो है पैसे दे के किसी को बुला रही है, काम करवा रही है, एक वो जो जाके काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो दोनों का सेम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और अजम्पशन की बेसिस पे है, तो ये वही है कि मुझे दिख तो नहीं रहा था, मैंने कहा तो शायद सही होगा, ठीक है ना। ऐसा है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट बना के कस्टमर के पास जाऊं, तो कहेगा सर साहब आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा 25 साल से। कह रहे कि बस फिर सही होगा। मैं कहता नहीं नहीं, फिर भी आप देख लीजिए, सही नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग, आप देखेंगे तो बताएंगे ना क्या समझ में आया। तो ये है वेरीफाई, देख लीजिए जरा, मैंने आपने जो कहा था डॉक्यूमेंट कर लिया है, बना लिया है, जरा आप देख लीजिए, जरा से मतलब अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो उसने ऐसा ना हो कि 2-4 पेज पलटे और कहा कि हाँ जी सही होगा, ऐसा ना करें। तो वेरीफाई हो रहा है ये, यानी बहुत बैठ के डिटेल में से रिक्वायरमेंट ली थी, अब उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, ये वाली रिपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा तो फिर एग्रीमेंट आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्यों है, जरा देखते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन। फिर अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, जरा बताइए मैं क्या चाहिए मुझे। मुझे एक इक्विपमेंट चाहिए जिसमें इंजन हो, जैसे ना गाड़ी का इंजन और क्रेन का इंजन, तो मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए। आई नीड एन इक्विपमेंट जिसमें इंजन हो, उसका कलर येलो और ब्लैक होगा और 3 उसके व्हील होंगे। तो क्या है, व्हाट डू आई वांट, कोई सब बता सकता है सर की रिक्वायरमेंट क्या है, गेस करके, अज्यूम करके। सर रिक्शा। हाँ सर, रिक्शा। अभी थोड़ी देर में रिक्शा आपके पड़ेगा ना। हाँ, अभी क्या किया आपने, 3 सवाल पूछे और आपने एक गलत अंडरस्टैंडिंग के बाद एक रिक्शा आइडेंटिफाई कर दिया। और भी किसी को रिक्शा नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? एनीबडी एल्स? ठीक है, अब देखिए, जरा देखिए गलती कहाँ होती है। आपने और बहुत सारी चीजें नहीं पूछी, एज्यूम कर लिया, तो आपने चीजें नहीं पूछी। तो भाई मुझे ट्रेवल करने के लिए नहीं चाहिए था, उसको ये करने के लिए चाहिए था, जो लेवल होते हैं ना। तो मुझे क्या चाहिए भाई, अब ये रिक्शे पे ना वजन डाल डाल के मैं इसको बुलडोजर बनाऊंगा। अगर मैंने रिक्शा बनाना शुरू कर दिया था, तो माई डायरेक्शन वॉज रॉन्ग। तो रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन। तो पूछते हैं मसला क्या है, बात याद आ रही है, मसला क्या है, ये छोड़े बनाना क्या है। तो वो कहता है भाई मुझे तो ना रोड को सीधा करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है रिक्शा नहीं चाहिए आपको, इसका मतलब है कोई बहुत हैवी सी चीज चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्रॉब्लम्स, ये वही है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं कहते हैं हम, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन कहते हैं। मसला बताइए। तो ऊपर वाली 3 चीजें तो मैंने पूछी थी, मसला तो पूछा ही नहीं था उनसे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा प्रोजेक्ट सत्यानाश हो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी है ना, आप टेक्नोलॉजी है। जो बताया था सर, यही बताया था कि उसने एक इक्विपमेंट चाहिए, 3 व्हील होने चाहिए, येलो में बना तो दिया रिक्शा। अब रिक्शे के ऊपर वजन डाल देते हैं, थोड़ा सा ब्लॉक ब्लॉक रख के वजन डाल देते हैं, उसको बनाते हैं बुलडोजर किसी तरह से, ठीक है। तब दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। और थोड़ा सा देखते हैं कौन सही है। एक कह रहा है 3, एक कह रहा है 4, कौन सही है? दोनों ही सही है, नजर आ रहा है ना, दोनों ही सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है। हाँ सर, दोनों सही लग रहे हैं दोनों क्योंकि सर सही है। दोनों के अगर एंगल से देखें, वो 3 है, वो 4 है। हाँ, अभी दोनों सही क्यों है, दोनों सही इसलिए है कि देखिए, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को असेस करने जाऊंगा बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ माय डोमेन की नॉलेज, तो मैं किसी और तरह से असेस करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, तो आपकी देखना या ऑब्जर्वेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग कुड बी डिफरेंट, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। ये बात सही है या गलत है? सही है सर। सही है। तो इसका मतलब है एहतियात करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है, इंटेंजिबल है, इतनी आसानी से नजर नहीं आएगी।
तो लिख लूं, डॉक्यूमेंट कर लूं और कस्टमर से पूछ लूं, ये वही वाली बात है। ये गलत हो गई ना तो पूरा प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा। ये बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, ठीक है ना, इसलिए एहतियात करने की जरूरत कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, इसमें से आई डोंट नो क्या नजर आ रहा है आपको, देखी हुई किसी ने पहले ये डायग्राम? एक बूढ़ी औरत नजर आ रही है आपको? ये उसकी नाक है, ये उसका मुंह है, आ रही है बूढ़ी औरत? Yes, sir. ये उसकी आंख है। कैन यू सी द ओल्ड वुमन? सर मुझे तो जवान औरत नजर आ रही है। हाँ देखा ना, मुझे जवान औरत नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, अभी मैं जवान हूँ और मैं आपकी तरह जवान नहीं हूँ, तो मुझे बूढ़ी औरत नजर आ रही है। बट देयर आर टू वुमेन। हाँ बात सही है। तो ये मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ, यू कैन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड यू कैन सी थिंग्स डिफरेंटली। ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब एक चीज इनविजिबल है तो योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशन, योर थिंकिंग कैन सी थिंग्स डिफरेंटली। और ये प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत होता है, और सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी नॉलेज नहीं है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव को नहीं समझा, तो हम कस्टमर का पर्सपेक्टिव पूछते हैं, और ये दो तीन तरह से हो सकता है। अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए। तो बीए जो है ना, और फिर समझने के बाद उसको स्कोप को लॉक करता है, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर को समझाता है। ये दोनों टीम का पार्ट होते हैं। तो डोमेन को समझना, कस्टमर के पर्सपेक्टिव को समझना, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना, अदरवाइज आप देख ही नहीं पाएंगे कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, ये बात यहां से समझ में आ रही है? ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएंगे आपके, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ी समझ में आ रही है? ये मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो गई। आगे चलें, तो ये वेरीफाई करना जरूरी है। वेरीफाई करते वक्त दोनों को अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं आप गलत कह रहे हैं। जैसे ना, जिसको जवान औरत नजर आ रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे तो नजर ही नहीं आ रही है, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें। अब वेरीफाई स्कोप अगर नहीं हुआ तो फिर बजट, टाइम और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी, आप कुछ और सोच रहे थे, और फिर क्योंकि स्कोप बढ़ गया तो बजट भी, पैसा भी ज्यादा लग जाएगा, टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, आउट ऑफ स्कोप चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एज्यूम मत करिए, एज्यूम मत करिए, डॉक्यूमेंट करिए और उसको भी दिखाइए जो आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आसान काम नहीं है, ये काम सही हो गया तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो दिस इज, समझाने का मकसद ये है। देखिए, उसमें मतलब घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली दफा पढ़े, लेकिन इसमें ये नजर आ रहा है ना कि अगर सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट, इन छोटे सा प्रोजेक्ट में मसला नहीं हो रहा है, यानी वेबसाइट में इतना मसला नहीं हो रहा है, लेकिन जितना जितना कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट होगा उसमें एग्रीमेंट मुश्किल से आएगा, क्योंकि वो उसकी देखना, उसका समझना और हमारा देखना और हमारा समझना मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट करके वेरीफाई कर लेना बहुत जरूरी है। ये बात तो समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, इसको दोबारा से भी पढ़ लीजिएगा और मुझसे नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो अजम्पशन नहीं होने चाहिए स्कोप में। अब क्या हो गया, हमने डिटेल कर ली, वेरीफाई कर लिया, साइन ऑफ कर लिया, अब उसको बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल करना है। ठीक है ना, अब कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये आखिरी वाली चीज आ गई, तो वेरिएंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो टाइमलाइंस थी, जो बजट था, तो हम थोड़ा सा देखेंगे वेरिएंस कैसे चेक करेंगे, अर्न वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एक टूल है बाकायदा। ठीक है ना? बहुत मतलब माइनस करके निकाल लेंगे, तो उसको भी हम समझेंगे। तो स्कोप को लॉक कैसे किया जाता है, ये अभी हमने देख लिया। अब लॉक हो गया, अब इसको कंट्रोल करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो हम कैसे होगा, हम उसकी परफॉर्मेंस निकालेंगे। ठीक है ना, डेली की, फॉर एग्जाम्पल एक 6 महीने का प्रोजेक्ट था और मैं 3 महीने में बाद अपना स्टेटस देख रहा हूँ, तो 3 महीने बाद 50% काम हो जाना चाहिए था और 50% पैसे लगने चाहिए थे। मैं कहता हूँ यार काम तो कम हुआ है, पैसे ज्यादा लग गए, तो उसका मतलब है प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। तो मैं नापूंगा, मेजर करूंगा तो पता चल जाएगा। तो परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है ना, हर महीने या हर 15 दिन बाद मेजर करने की जरूरत है, और जिस तरह से भी आप करते हैं। ठीक है ना, और फिर आप देखते हैं कि इसको सही नहीं है तो वेरिएंस आप देखेंगे कि इस तारीख तक क्या हो जाना चाहिए था और हुआ क्या है, ये आप देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आप ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट
और परफॉर्मेंस किस तरह से आपने जज करनी है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है और ये परफॉर्मेंस आप देखते जाएंगे, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस खराब है तो फिर आपको रिसोर्स लगाने की जरूरत है या टाइम लगाने की जरूरत है। 2 ही तरीके हैं ना, या तो जो लोग ज्यादा लगा देंगे, 3 महीने का काम जो था वो अभी तक 1-2.5 महीने का ही हुआ है, तो इसका मतलब 15 दिन का काम एक्स्ट्रा लोग बैठ कर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर वो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? वेरिएंस एनालिसिस यानी कितने दिन का काम, सारी चीजें, या दैट वाज द लास्ट थिंग, ठीक है। तो स्कोप कंट्रोल में जरा देखते हैं हम कि भाई कौन सी चीजें हैं जो चेंज कर रही हैं, ठीक है, तो किस तरह से हो रही है, उसका रूट कॉज करते हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, और अगर जरूरत है तो फिर हम टाइम और कॉस्ट ज्यादा देते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसको डेफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएंस, वेरिएंस क्या चीज है? प्लान वर्सेस एक्चुअल, प्लान किया था और अभी कितना हुआ है, ठीक है, तो ये वेरिएंस है। क्लियर है यहाँ तक कोई चीज? ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल में हम चीजें देखेंगे, प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोडक्ट का स्कोप, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों चीजों को जैसे देखिए कि जब भी चेंज आएगी तो हम ट्रैक करेंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसका रूट कॉज करेंगे, और दूसरी बात फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो इम्पैक्ट अगर छोटा है तो हम कर लेते हैं, बड़ा है तो फिर हम देखते हैं कि टाइम लगाना है या नहीं लगाना है, उसको नेक्स्ट रिलीज में जाना है, ठीक है। तो चेंज हो भी सकती है, फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीमेंट हो गया था और लेकिन कस्टमर कहता है हाँ उस वक्त मैं भूल गया था लेकिन ये चीज भी इम्पोर्टेंट है और होनी चाहिए, तो अगर वो चीज होनी चाहिए तो फिर आप उसकी बता देंगे कि भाई ये 2 हफ्ते काम बढ़ जाएगा और उसकी कॉस्ट ये आएगी, वो एग्री करता है तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वेरिएंस उसमें हो जाएगा, डेल्टा ऐड हो जाएगा। ये ऐसी है जैसे आप कोई चीज खरीद रहे थे, उसने कहा जी ये 100 रुपए की, आप कहते नहीं 2 चीजें और डाल दो, तो 2 चीजें और डाल के 2 चीजों के और पैसे ले लेगा वो आपसे। तो इन केस ऑफ नेसेसरी चेंज कंट्रोल तो फिर आप एग्रीमेंट के साथ कर लेंगे, ठीक है। दैट वाज द लास्ट स्लाइड प्रॉब्ली। फिर कितना टाइम रह गया हमारे पास? मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। ओप्स, ठीक है। अब जरा देखिए क्या समझ में आया अभी तक जो डिस्कशन है। हमने ये डिस्कस किया कि जनाब प्रोजेक्ट का स्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा इंटेंजिबल है, नॉन विजिबल है, ये भी बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हमें जरा एहतियात करनी है, तो हमने कहा भाई रिक्वायरमेंट लो, डिटेल लो और इलिस्ट्रेट करो, यानी पूछो मसला क्या है, सॉल्व करना क्या है, ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी से मसला क्या हल होगा, वो मसला जरा समझाइए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है उसकी डोमेन की नॉलेज रिलेटिवली अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बात कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइन और क्रिएट, वेरीफाई, ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो बिजनेस के लोग किसी और तरह से सोचते हैं, टेक्नोलॉजी के तरह से वो सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, क्रिएट दैट आप खुद ही करेंगे ये। तो ये वाली चीज जो है ना, ये आप जितनी एहतियात से करेंगे उतना प्रोजेक्ट का स्कोप अच्छी तरह से लॉक हो पाएगा और प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ से जाएगा। तो प्रोजेक्ट दरमियान में आखिर में नहीं फेल होता है, प्रोजेक्ट पहले दिन से फेल हो जाता है। तो ये बात समझ में आई, इतनी इंपॉर्टेंस जो अभी हमने टेक्निक्स पढ़ी, टूल्स पढ़ी, तो इनको जरा 2-3 दफा पढ़ेंगे तो प्रॉब्ली यू विल हैव एन आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अब क्यों कर रहे हैं तो समझ में आया कि क्योंकि अगर ये पहला वाला स्टेप गलत हो गया तो फिर हमारा जो भी प्रोजेक्ट का प्लान है वो सब क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें मिस हो गई हैं, कुछ चीजें हमने डाली नहीं है, और फिर दरमियान में हम कहीं संभालेंगे, पकड़ो पकड़ो संभालो इसको, एक्स्ट्रा लोग लगाओ, एक्स्ट्रा दिन लगाओ क्योंकि हमसे मिस हो गई थी, ठीक है। और ये बहुत हुआ है पिछले हिस्टोरिकली 10-20 सालों में, बहुत हुआ है, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। तो एक स्पेशल रोल आ गया इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। ठीक है, अटेंडेंस ले लूं, यहाँ रोक लूं? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक
पढ़ेंगे। चलिए। हाँ सर। जी सर, बोलिए। सर लेक्चर 2-3 रह गए थे मेरे, तो वो ऑनलाइन मिल जाएंगे? रिकॉर्डिंग मिल सकती है? तो ये देख रहे हैं आप, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये पिछला लेक्चर है। ठीक है, तो ये देखिए ना, अप्रैल की डेट है, जो जो जब से मैंने बनाना शुरू किया तब से हैं ये 24 की डेट है, फिर ये 20 तारीख की है। कुछ शुरू की डेट्स नहीं मेरे पास नहीं थी शुरू में ना, जब नहीं मैं बना रहा था, यानी 13 से पहले वाले जो वीडियोस थे वो मैंने बनाए नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस जो हाइब्रिड क्लास हो रही है जब से सारे वो बने हुए, तो आज का लेक्चर मैं अभी यहाँ नोट कर दूंगा। ठीक है भाई, और ये लेक्चर है, इसके अलावा मैंने पीपीटी भी अपलोड कर दिया है, तो पीपीटी भी आप अपने पास डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। और मैंने किताब भी अपलोड कर दी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर डमीज। उसके नाम से ऑफेंस नहीं होएगा, वो किताब अच्छी है, आसान है। वो लिखते हैं, वो हर चीज जो भी है ना, वो पाइथन फॉर डमीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर डमीज, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर डमीज, वो उसके लिखने का स्टाइल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो डोंट गेट ऑफेंडेड विद द नेम, लेकिन बहरहाल वो किताब अच्छी है। ठीक है, अब कोई सवाल है तो पूछिए, और फिर हम दोबारा से चले जाते हैं नए लेक्चर की तरफ। तो यहाँ कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी जो दोबारा से आप करना चाहें? अदरवाइज विल स्टार्ट, बल्कि अब तो ठीक है। तो क्या समझ में आया अभी तक, जरा सर को समझाएंगे क्या समझ में आया है यहाँ पर? थोड़ा प्रोजेक्ट स्कोप, सोल्यूशन स्कोप। अच्छा, इस सैटरडे को एक छोटा सा क्विज ले लिया जाए, क्योंकि आप लोगों का क्विज नहीं हुआ है। एक असाइनमेंट हो गया, क्विज नहीं हुआ, तो एक क्विज ले लिया जाएगा। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। तो समझ में आ रही है या मुश्किल हो रही है, या नहीं आ रही है? मेरी फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अपनी पीपीटी और पढ़ के बैठी है, और थोड़ा सा लेक्चर दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा चैलेंज है। आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो समझाने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा चैलेंज होता है। ठीक है, फिर आप घर में बैठे हैं तो वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है ना, मासी आ गई, अम्मी आ गई। ठीक है, तो क्लास के अंदर फोकस होता है, यहाँ फोकस नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा चैलेंज है जी। कोई अटेंडेंस लगाने को कह रहा है, अटेंडेंस में लगा दूंगा। पहले ज़रा पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। कोई चैलेंज तो नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है, मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई बताएगा सर को या नहीं बताएगा सर को? एनीबॉडी? मेरे सर सब समझ आ रहा है, आसान चल रहा है अभी तक। आसान तो नहीं है मेरा बेटा, आसान तो नहीं है। मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी इजी। पूरा एक, मेहनत कर रहे हैं तभी तो आसान हाँ लग रही है। हाँ, मेहनत करिए, ये बात सही है आपकी। एफर्ट लगाएंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, इसमें समझना आसान हो जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा आप एक काम और कीजिए, जो FIP का जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना, उसको थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद अब सोचिए कि क्या एग्रीमेंट था, हमने क्या चीज़ डिलीवर करनी है। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज या तो वेबसाइट वाली जो मैंने पढ़ाई है उसको कर लीजिए, और कोई भी प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। FIP जो कर रहे हैं उसकी स्कोपिंग कर लीजिए, उसकी बाउंड्रीज बनाइए, उसको इस तरह से कीजिए कि उसकी डिटेल लाओ। हम लोग इतनी डिटेल नहीं लेते हैं, लेकिन अब उसको ये कोर्स पढ़ने के बाद करेंगे ना, तो हैंड्स ऑन करेंगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और जो वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट है उसको हम पहले ये कर लें, उसके बाद उसकी टाइमलाइन कर लें, फिर हम उसका प्लान बनाएंगे, तो हैंड्स ऑन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन वन ऑफ योर स्टूडेंट, आप में से, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, वो आया था मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसने अच्छा कर लिया, अपना स्कोप बहुत अच्छा लॉक कर लिया है। ठीक है, तो मैंने कहा ये डालो अपने उसमें प्रोजेक्ट के अंदर, जो तुमने पहले बनाया था वो अच्छा ही नहीं था, अब ये बेहतर हो गया। तो डूइंग दिस कोर्स, तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ रोक रहे हैं इसको, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है सर सर जी सर। अटेंडेंस लगवा दें मेरी, वो मैंने चैट पे लिखी हुई थी। जी बोलिए, क्या करूँ असाइनमेंट पे? अटेंडेंस सर, वो मैंने चैट पे लिख दिया था प्रेजेंट, वो
अटेंडेंस अब लगा देख दो। रहे हाँ चलिए, ये अटेंडेंस चलिए नाम बताइए। और मैं कहाँ आ गया? नूर मोहम्मद। एक मिनट मैं अटेंडेंस पे आ जाऊँ थोड़ा सा। जी। जी अब नाम बताइए। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। सर मेल भी लगा दीजिएगा, आखिर में नाम होगा। ये रहा सर। मोहम्मद नाम तो होगा ना आखिर में, नाम तो बताऊं। मोहम्मद जैन जी आखिर में होगा। मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन अकबर। जी लगा हुआ है सर, ठीक है सर। अकलमंद कितनी दफा बोलूंगा। चलिए चलिए तो मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट इसमें। और किसी की अटेंडेंस है तो बता दें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है चलिए। चलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे असल में आज बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है थैंक यू।